Hello students, in this video we'll discuss chapter number 5 from traders to rulers। बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे सिर्फ क्या करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। पर ग्रेजुअली इन्होंने इंडिया में अपने पॉलिटिकल डोमिनेंस को एस्टेब्लिश किया और क्या बन गए बेटा ये हमारे रूलर्स। अप्रोक्सीमेटली इन्होंने इंडिया को रूल किया है 200 ईयर्स तक। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो भाई जो काव्या है वो स्कूल लाइब्रेरी में बैठी हुई है, उसके पास एक स्टोरी बुक है जिसमें टीपू सुल्तान की ब्रेवरी की स्टोरी है। मतलब वो एक कहानी की किताब उसके पास है और उसमें टीपू सुल्तान की ब्रेवरी की जो स्टोरी है वो पढ़ रही है। इस स्टोरी में उसने देखा कि जो टीपू सुल्तान थे उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर कहते थे क्योंकि उन्होंने सिंगल हैंडेडली किल्ड किया था टाइगर को एक बार। ठीक है, काव्या लाइब्रेरी में है, एक बुक पढ़ रही है और उस बुक में टीपू सुल्तान की ब्रेवरी की कहानियाँ हैं। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि एक बार उन्होंने टाइगर को किल किया था। अब काव्या बड़ी खुश हो जाती है। काव्या ने जब ये पढ़ी स्टोरी उसके बाद वो बहुत ज़्यादा इंट्रीग्ड हुई, उसके अंदर क्यूरोसिटी जागी कि भाई मुझे तो और ज़्यादा जानना है रिगार्डिंग टीपू सुल्तान, इंडियन रूलर्स, उनकी ब्रेवरी। तो वो अपनी हिस्ट्री टीचर के पास गई और वो बोली कि भाई मुझे ज़्यादा जानना है इंडियन रूलर्स के रिगार्ड्स में, उनकी ब्रेवरी की कहानियों को। बेटा देखो हुआ क्या था, 1707 में डेथ होती है औरंगज़ेब की और जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ होती है तो इंडिया में एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इंडिया पॉलिटिकली अनस्टेबल हो जाता है। द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जैसे ही मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होगा, और मुगल एम्पायर का डिक्लाइन कब चालू होता है बेटा? 1707 में औरंगज़ेब की डेथ के बाद। तो इंडिया क्या हो जाता है? पॉलिटिकली अनस्टेबल। आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा बहुत सारी रीजनल किंगडम्स का राइज होता है जैसे ही मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होता है। इसी टाइम में बेटा जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनियां होती हैं वो भी इंडिया में धीरे धीरे करके बहुत पावरफुल होने लग जाती हैं और इसमें से एक होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी होती है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी होती है, पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो इंडिया में अपने रूल को एस्टेब्लिश करेगी और इंडिया को कॉलोनाइज कर लेगी, अपनी कॉलोनी बना लेगी। यूरोपियंस एज ट्रेडर्स। ठीक है, इंडिया और यूरोप के ट्रेड रिलेशंस बेटा बहुत पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, बहुत एंशिएंट टाइम से इंडिया और यूरोप आपस में ट्रेड करते थे। ये तब की बात है बेटा जब सी रूट्स जो थे वो डिस्कवर कर लिए गए थे। इट वॉज व्हेन द सी रूट्स वर डिस्कवर्ड। जब सी रूट्स को डिस्कवर कर लिया गया, मतलब जब सी रूट्स के रिगार्ड्स में लोगों को पता चल गया, तो यूरोपियंस इंडिया आए और इंडिया में आकर सेटल्ड होने लग गए। दिस इज़ ऑल्सो व्हेन, ये वो टाइम था जब ट्रेडिंग कंपनीज एस्टेब्लिश हो रही थी और ट्रेडिंग कंपनीज भी एक्सप्लोर कर रही थी इंडियन मार्केट्स को और एशिया के दूसरे पार्ट्स को। तो फिर से ध्यान से सुनो, यूरोपियन एज ट्रेडर्स, इंडिया और यूरोप के जो ट्रेडिंग रिलेशंस थे वो एंशिएंट टाइम से चलते आ रहे हैं। बहुत लंबे टाइम से हम लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे थे। ये तब की बात है जब सी रूट्स को डिस्कवर कर लिया गया और बहुत सारे यूरोपियंस इंडिया में आकर रहने लग गए। यूरोपियंस आए और यहाँ पर आके सेटल हो गए। ये वो भी टाइम था बेटा जब ट्रेडिंग कंपनीज सेटअप हो रही थी। ठीक है, और ट्रेडिंग कंपनीज भी इंडियन मार्केट को एक्सप्लोर करने आ रही थी, एशिया के अदर पार्ट को वो एक्सप्लोर कर रही थी। बेटा 17th सेंचुरी की शुरुआत तक, अब 17th सेंचुरी की शुरुआत किसको बोलेंगे? देखो 1601 से 1700 तक का जो टाइम फ्रेम होगा इससे हम 17th सेंचुरी कह रहे हैं, पर यहाँ क्या कह रहे हैं कि सिर्फ शुरुआत तक, 17th सेंचुरी की शुरुआत तक जो ट्रेड था वो प्राइवेट एंटरप्राइज था क्योंकि इसके ऊपर मोनोपोली, एक अधिकार किसका होता था बेटा? इंडिविजुअल मर्चेंट्स का और ट्रेडर्स का। जैसे मैं ट्रेड करूँ या आप ट्रेड करो, हम जैसे लोग ट्रेड करते थे। ठीक है, और ट्रेड पे मोनोपोली हम लोगों की ही थी, इंडिविजुअल मर्चेंट्स की थी, ट्रेडर्स की थी। इसलिए बोला गया कि ट्रेड क्या था? एक प्राइवेट एंटरप्राइज था। फिर धीरे धीरे करके ट्रेडिंग कंपनीज बनना चालू हुई। कब? 17th सेंचुरी में। मतलब ट्रेडिंग कंपनीज भी कभी बनेंगी? इसी पीरियड में बनेंगी। ठीक है, इसी पीरियड में ट्रेडिंग कंपनीज बनेंगी। कहाँ कहाँ पर ट्रेडिंग कंपनीज बनी बेटा? पोर्चुगल में, पुर्तगाल में, हॉलैंड, हॉलैंड आज का नेदरलैंड्स है,
इंग्लैंड में, फ्रांस में, डेनमार्क में। और ये सारी कंपनीज़ जो थी, ट्रेडिंग कंपनीज़, ये कहाँ इस्टेब्लिश होती थी? कोस्टल एरियाज़ में। आई बात समझ में? फिर से ध्यान से सुनना, ट्रेडिंग कंपनीज़ बनने लग गई हैं कहाँ कहाँ पर? पोर्चुगल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क। पोर्चुगल को हिंदी में पुर्तगाल कहते हैं, वास्को डी गामा पोर्तुगीज़ ही थे। हॉलैंड का आज का नाम है नीदरलैंड्स। और ये फैक्ट्रीज़ जो ट्रेडिंग कंपनीज़ होती थी, ये कहाँ बनती थी? कोस्टल एरियाज़ में। ठीक है। ये जो ट्रेडिंग कंपनीज़ थी, इन्हें फैक्ट्रीज़ कहते थे। और बेटा फैक्ट्रीज़ क्यों कहते थे? ऐसा नहीं था कि यहाँ पर कोई गुड प्रोड्यूस हो रहा है ना, कोई गुड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी इन्हें फैक्ट्रीज़ कहते थे। क्यों? क्योंकि इन फैक्ट्रीज़ में जो ऑफिशियल्स रहते थे, उनको कहा जाता था फैक्टर्स। क्योंकि फैक्टर्स रहते थे, इसीलिए इनका नाम क्या हो गया? फैक्ट्रीज़। नहीं समझ में आया तो फिर से सुनो। फैक्ट्रीज़ को फैक्ट्रीज़ इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पर फैक्टर्स रहते थे। फैक्टर्स कौन थे? वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो ट्रेडिंग का काम करते थे। ठीक हुई बात? चलो, दीज ट्रेडिंग कंपनीज कॉल्ड फैक्ट्रीज। इन ट्रेडिंग कंपनीज को हम फैक्ट्रीज कहते हैं। इवन दो दे वन कॉल्ड फैक्ट्रीज, इन्हें फैक्ट्रीज कहा जाता था, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि यहाँ पर कोई गुड मैन्युफैक्चर हो रहा होगा। पर इन्हें फैक्ट्रीज इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल्स रहते थे कंपनीज के, है ना, जिन्हें क्या कहा जाता था? फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन थे? कंपनी ऑफिशियल्स थे, वो इन फैक्ट्रीज़ में रहते थे। ये जो फैक्ट्रीज़ थी, ये हाउस्ड ऑफिसेज़ होते थे, गोडाउन्स होते थे, यहीं पर जो फैक्टर्स होते थे वो रहते थे, है ना, गोडाउन्स भी थे। जो हाउसेस होते थे ऑफिशियल्स के, ट्रेडर्स के, वो भी फैक्ट्रीज़ के अंदर ही बनाए जाते थे। ऑफन ओवर टाइम दीज फैक्ट्रीज ग्रो इनटू स्मॉल फोर्टिफाइड टाउन। एक टाइम आते आते तक क्या होता था बेटा? ये जो फैक्ट्रीज होती थी, ये फोर्टिफाइड टाउन की तरह बन जाती थी। देखो, ये हमने पहले फैक्ट्री बना दी, इसमें रह रहे थे बहुत सारे फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स की घर बनने लग गए, यहीं पे गोडाउन बनने लग गया। तो फिर धीरे धीरे करके ये एक स्मॉल फोर्टिफाइड टाउन की तरह डेवलप होने लग गए। अब डिड यू नो सेक्शन में देखो बेटा, जो फोर्ट विलियम है, जो कहाँ पर है? कलकत्ता में है। आज कलकत्ता का नाम क्या हो गया बेटा? कोलकाता। ये भी एक ऐसी ही फैक्ट्रीज थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। देखो, इसीलिए कहा गया कि धीरे धीरे करके ये एक फोर्टिफाइड टाउन में बदल जाता था। बेटा जितना भी ट्रेड होता था वो इन फैक्ट्रीज़ के थ्रू ही होता था। हमारे इंडिया से जो आइटम एक्सपोर्ट किए जाते थे, जो आइटम दूसरी कंट्रीज़ को भेजे जाते थे, वो थे स्पाइसेस, मसाले, क्लॉथ बोले तो कपड़ा, और स्पेशली कॉटन और सिल्क। सिल्क, इंडिगो बोले तो नील, है ना, जिससे रॉयल ब्लू कलर बनाते थे वो लोग। स्पाइसेस, क्लॉथ, सिल्क, इंडिगो, ये आइटम हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट होता था। इंडिया से कहाँ जाता था? यूरोप जाता था। और इनकी यूरोप में बहुत डिमांड थी। ये जो फैक्ट्रीज़ थी वो इंगेज थी किस काम के लिए? वो प्रोक्योर करती थी इन आइटम्स को लो कॉस्ट पे फ्रॉम इंडिया, और उन्हें यूरोप में जाके बेच देती थी हाई कॉस्ट में। जैसे अभी इसी फैक्ट्री का एग्जांपल ले लें हम, तो इस फैक्ट्री का काम क्या होता था? फार्मर्स के साथ कांटेक्ट करना, ट्रेडर्स के साथ कांटेक्ट करना, और चीप कॉस्ट में, लो कॉस्ट में गुड्स को क्या कर लेती थी? ये बाय कर लेती थी। फिर ये जो जितना भी मटेरियल, जितना भी ये लोग बाय करते थे, ये सब कहाँ चला जाता था? इंग्लैंड। और इंग्लैंड में ये सेल किया जाता था हाई कॉस्ट। ठीक है। हाई प्राइजेस पे ये कहाँ कहाँ जाता था बेटा? यूरोप में भी सेल होता था, अमेरिकाज़ में भी सेल होता था। इसका मतलब बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन था यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, जो इस ट्रेड में इन्वॉल्व होती थी। बेटा ये चीप कॉस्ट में इंडिया से परचेज़ करते और फिर उसको ले जाके कहाँ? अमेरिका में, यूरोप में बेच देते, वो भी कहाँ पर? हाई कॉस्ट में, मतलब बहुत महंगे दामों में। तो इसकी वजह से जब हम देख रहे हैं कि आपकी बाइंग कॉस्ट बहुत कम है, सेलिंग कॉस्ट ज़्यादा है, तो आपको होते थे बहुत ह्यूज मार्जिन में प्रॉफिट। इसीलिए बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ इस ट्रेड का पार्ट बनना चाहती थी। दिस इज़ वाई मेनी यूरोपियन कंट्रीज़ वर पिटेड अगेंस्ट ईच अदर। और इसीलिए इन लोगों में कि कौन ज़्यादा ट्रेड को कंट्रोल करेगा, कौन किस कंट्री को कॉलोनी बनाएगा, इसके लिए ये लोग आपस में कंपटीशन करते रहते थे। बेटा एक बार फिर से समझो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कहाँ गए?
दिस इज़ वाई, इसीलिए यही कारण था कि बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो इस ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, इस व्यापार को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़ी रहती थी। ठीक है, पिटेड मतलब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाना, है ना, और हमेशा कुछ ऐसा करते रहना जिससे इनका प्रॉफिट हो और दूसरे का नुकसान। However, the quantum of trade was not enough to sustain the companies from all European countries. बेटा, पर इतना क्वांटम, इतनी मात्रा में ट्रेड नहीं हो पा रहा था कि ये सारी के सारी यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी, ये जितनी भी यूरोपियन कंपनीज थी, ये सब सस्टेन कर पाती। क्या हुआ, हम सप्लाई उतनी क्वांटिटी में नहीं दे पा रहे थे, हमारे पास प्रोडक्ट लिमिटेड क्वांटिटी में थे। तो जब बहुत सारी यूरोपियन कंट्री, फ्रांस भी उसी प्रोडक्ट को मांग रही है, डच भी उसी को मांग रहे हैं, इंग्लिश भी उसी प्रोडक्ट को मांग रहे हैं, पोर्तुगीज़ भी उसी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, तो इससे क्या होता था, हमारे प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है ऑब्वियस सी बात है उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है, और इस वजह से इनके जो प्रॉफिट मार्जिन्स थे वो धीरे धीरे करके क्या होते जा रहे थे बेटा, कम। फिर से ध्यान से सुनो। हाउएवर द क्वांटम ऑफ ट्रेड, जो क्वांटम, जिस मात्रा में ट्रेड हो रहा था, व्यापार हो रहा था, वो इनफ बिल्कुल भी नहीं था, पर्याप्त नहीं था कि भाई ये कंपनी सस्टेन कर पाती, सारी यूरोपियन कंट्रीज सस्टेन कर पाती, और धीरे धीरे करके इनके प्रॉफिट डिक्रीज होते गए, और जो कंपनीज थी डिफरेंट कंट्रीज़ की, उन्हें लगने लगा कि भैया अगर इसी तरह कंपटीशन चलता रहा हमारे बीच में तो हम में से किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा। फ्रेंच सोच रहा है डच चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, पोर्तुगीज़ चले जाएं, मैं अकेला ट्रेड करूं। इंग्लैंड भी यही सोच रहा है कि पोर्तुगीज़ चले जाएं, डच चले जाएं, फ्रेंच चले जाएं, मैं अकेले ट्रेड करूं। ऐसे हर हर कंट्री सोच रही है कि वो कंपटीशन को पूरी तरह क्या कर दे, एलिमिनेट कर दे और अपनी मोनोपोली को एस्टेब्लिश कर दे। 4 से 5 कॉम्पिटिटर हैं, और वो चारों पाँचों कॉम्पिटिटर क्या सोच रहे हैं कि भाई हमारे जो दूसरे कॉम्पिटिटर हैं वो जाएं, और वो जाएं तो सिर्फ और सिर्फ हमारी चले, हमारी मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाए। ये जो कंपनीज थी, इन्हें सपोर्ट मिलता था रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट का, वो एबल टू बिल्ड देयर ओन आर्मीज़, और उन्होंने अपनी अपनी आर्मीज़ बना ली और वॉर करने लग गए। किससे, किसके लिए, मोनोपोली के लिए। फिर से ध्यान से सुनो, ये जो कंपनीज थी इन्हें सपोर्ट मिला हुआ था इनके रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट का। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है तो उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी होगी तो उसको डच गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, और धीरे धीरे करके जो कंपनीज थी इन्होंने अपनी खुद की आर्मी बिल्डअप की और आपस में वॉर, युद्ध लड़ने लग गए। किसके लिए, फॉर एस्टेब्लिशिंग देयर मोनोपोली। मोनोपोली बोले तो एक अधिकार, एक अधिकार मतलब वहाँ पर सिंगल सेलर ही होगा मार्केट में। बेटा जो ब्रिटिश थे और जो फ्रेंच थे वो सक्सीड हुए इन ऑस्टिंग द पोर्तुगीज़, द डच, द डेनिस फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पर सिर्फ 2 लोग बचे हैं, एक ब्रिटिश और फ्रेंच, और ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहे इन ऑस्टिंग। ऑस्टिंग करने मतलब हटा देना, भगा देना। किस किस को भगाया इन्होंने, पोर्तुगीज़ को, डच को, डेन्स को इंडिया से। Thus they became dominant player in trade between India and Europe. इंडिया और यूरोप में जो भी ट्रेड हो रहा था उसमें से 2 ही पार्टीज बची थी, एक था ब्रिटेन, दूसरा था फ्रेंच। नो पोर्तुगीज, नो डच, नो डेन्स इन इंडिया। ठीक है, सिर्फ 2 ही कंट्रीज बची हैं। बेटा ये ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर है जो कहाँ पर है, सूरत में। सूरत कहाँ पर है बेटा, गुजरात में। अब अगर मैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूँ तो ब्रिटिश मर्चेंट ने मिलकर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया। क्वीन एलिजाबेथ वन ने इन्हें चार्टर दे दिया कि भाई आप जाओ और एक्सक्लूसिव राइट आपके पास है, आप जाकर ईस्ट में ट्रेड करना चालू कर दो, और ईस्ट में भी स्पेशल ट्रेड किसके साथ, इंडिया के साथ। ठीक है, जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट दिए कि ट्रेड करो ईस्ट में। कब दिए, 1600 में। दिस फॉरवर्ड एनी अदर ट्रेडिंग ग्रुप, और इस वजह से जो दूसरे ट्रेडिंग ग्रुप्स हैं इंग्लैंड के वो इंडिया में नहीं आएंगे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिले थे बेटा, एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हुए थे। ठीक है, अब ये एक्सक्लूसिव राइट इसलिए दे दिए थे कि भाई कंपनी आपस में कॉम्पीट ना करें, हमारी कंट्री से एक ही
व्यक्ति जाए वहाँ जाके ट्रेड करे, ये लोग आपस में कंपटीशन करेंगे तो फ़ायदा तीसरे का होगा। बहुत समझदार थी क्वीन एलिजाबेथ, इसलिए उन्होंने एक्सक्लूसिव राइट किसको दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए, जिसकी वजह से दूसरी इंग्लैंड की जो कंपनी थी वो कॉम्पीट करने के लिए इंडिया नहीं आ पाई। ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत, पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में बनाई, कब बनाई, 1612 में। पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई गई बेटा, सूरत में, कब बनाई गई, 1612 में। दूसरे सेटलमेंट फिर बनाए इन्होंने मद्रास में, प्रेजेंटली हम इसे चेन्नई कहते हैं, बॉम्बे आज का मुंबई, कलकत्ता आज का कोलकाता। तो पहली फैक्ट्री बनाई सूरत में, फिर बनाई चेन्नई में, फिर बनाई मुंबई में, फिर बनाई कलकत्ता में। पर ये तो आज के नाम है, पुराने नाम इनके क्या थे बेटा, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। बेटा धीरे धीरे ये जो कंपनीज थी ये बहुत सारा प्रॉफिट बनाने लग गई और कंपनी हो गई रिच। वंस द प्रॉफिट रीप्ड ऑफ ट्रेड मेड द कंपनी रिच, धीरे धीरे करके कंपनी बड़ी रिच हो गई और धीरे धीरे फिर ये इंटरफेयर करने लग गई इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में, हमारी प्रशासन व्यवस्था में, हमारी प्रशासन प्रणाली में, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में, हमारी पॉलिटिक्स में धीरे धीरे इनका इंटरफेरेंस चालू हो गया, क्योंकि इंडिया से ट्रेड कर करके प्रॉफिट ले लेके ये बन गई थी बहुत ही रिच। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बनी थी 1664 में। कब बनी थी बेटा, 1664 में। इसने इसके बेस को बनाया पौंडीचेरी, प्रेजेंट का पुदुचेरी। देखो दोनों में बहुत डिफरेंस है। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया बनेगी 1600 में बनी थी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कब बनी, 1664 में। 64 ईयर का डिफरेंस है दोनों में। चलो, तो जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने पहला जो सेंटर था अपनी फैक्ट्री थी वो सूरत में बनाई, वहीं फ्रेंच ने पहला जो सेटअप था वो कहाँ बनाया, पौंडीचेरी में। इन्होंने अपने सेटअप, अपना बेस किसको बनाया, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी का आज का नाम क्या है, पुदुचेरी। इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ बनाई बेटे, माहे में, यनाम में, कराईकल में। इट्स फैक्ट्रीज वर इन माहे, यनाम और कराईकल, और इसे कंट्रोल करते थे, इट वॉज कंट्रोल्ड बाय फ्रेंच गवर्नमेंट एंड डिपेंडेंट ऑन द फ्रेंच गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। ये जो कंपनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको कंट्रोल करती थी फ्रेंच गवर्नमेंट और ये लोग अपनी मिलिट्री के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते थे, फ्रेंच गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते थे। तो क्या बात समझ में आ गई, फिर से ध्यान से सुनो। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1664 में। इसने अपने बेस को बनाया पौंडीचेरी को, पुदुचेरी को। इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बनाई कहाँ कहाँ पर, माहे में, यनाम में, कराईकल में, और इसे कंट्रोल करती थी, कंपनी को कंट्रोल करती थी फ्रेंच गवर्नमेंट। तो हर बार फ्रेंच गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। अब बेटा सारे राइवल्स को तो आप हटा चुके थे, डेन्स को, पोर्तुगीज़ को, है ना, हॉलैंड को, तो अब बचा कौन, फ्रेंच और इंग्लिश। तो अभी फ्रेंच और इंग्लिश भी आपस में लड़ेंगे। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया, इंडिया में अब किस किस के बीच में राइवलरी होगी, प्रतिद्वंदता होगी इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। जो इंग्लिश और फ्रेंच थे अब दो मेजर राइवल बचे थे, ठीक है। अब इन दोनों की इच्छा थी कि मेरी ट्रेड मोनोपोली हो, मेरी ट्रेड मोनोपोली हो इंडिया में। इसकी वजह से बहुत सारे वॉर हुए इन दोनों के बीच में, फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच में। इन्हें कहा गया कार्नेटिक वॉर। ये किस रीजन में हो रहे थे, प्रेजेंट डे तमिलनाडु में। आज का जहाँ पर तमिलनाडु है वहाँ पर ये वॉर हो रहे थे, इसीलिए इन्हें कहा गया कार्नेटिक वॉर। किस किस के बीच में हो रहे थे बेटा, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में हो रहे थे, क्योंकि अब ये दोनों ही चाहते थे कि इनकी मोनोपोली इंडिया में एस्टेब्लिश हो। अब बेटा हम पढ़ेंगे कि कार्नेटिक वॉर कब से कब तक हुए। तो कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हुए 1744 में और ख़त्म कब हुए, 1763 में। किस किस के बीच में लड़े जा रहे थे ये वॉर, तो ये वॉर लड़े जा रहे थे फ्रेंच पीपल और इंग्लिश पीपल के बीच में, मतलब फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है। क्यों लड़े जा रहे थे, क्योंकि ये दोनों ही अपनी ट्रेड मोनोपोली को इंडिया में एस्टेब्लिश करना चाहते थे। ये जो वर्ड मोनोपोली है इसका मतलब क्या होता है, एक अधिकार, कि भाई मैं अकेला रहूं मार्केट में, ठीक है। तो जो कार्नेटिक वॉर थे वो स्टार्ट हुए 1744 में, ख़त्म हुए 1763 में। 3 वॉर हुए, 3 वॉर हुए, कब से कब तक, 1744 से 1763 तक। किस किस के बीच में, इन दोनों के बीच में। ये दोनों कौन है भाई, फ्रेंच और इंग्लिश। जो ब्रिटिश थे
वो जीते, उन्होंने क्रश कर दिया फ्रेंच को एंड ड्रोव द लेटर आउट ऑफ इंडिया, और इंडिया से भगाने में कामयाब हो गए। कौन? हमारे इंग्लैंड। किसको भगाने में? फ्रेंच को। फिर से सुनना, द ब्रिटिश क्रश्ड द फ्रेंच, ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह क्रश किया किसको? फ्रेंच को। ड्रोव द लेटर आउट ऑफ इंडिया, और फ्रेंच को इंडिया से बाहर भगा दिया। Thus the British strengthened their stronghold over India. अब देखो बेटा, डेन सैनी पोर्तुगीज ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके हैं, बचे थे फ्रेंच और इंग्लिश, ब्रिटिश। अब ब्रिटिश ने फ्रेंच की भी कर दी है पिटाई, तो फ्रेंच भी चले गए हैं, तो अकेला और ज़्यादा मजबूत हो गया है कौन? ब्रिटेन। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड ये एस्टेब्लिश करेगा इंडिया के ऊपर। हम फर्स्ट कार्नेटिक वॉर को पढ़ेंगे। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ 1744 से 1748, 4 ईयर्स चला था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ही वॉर कर रहे थे। कहाँ पर? यूरोप में। देखो, इंग्लिश और फ्रेंच, मतलब इंग्लैंड और फ्रांस, ये वर्ल्ड वॉर 1 में भी एक साइड में रहे, वर्ल्ड वॉर 2 में भी एक साइड में रहे बेटा, पर इसके अलावा ये कभी भी एक साइड में नहीं रहे। ये हमेशा लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। तो 1744 में यूरोप में, इंडिया में तो लड़ ही रहे हैं, वो तो एक अलग बात है, छोड़ दो। इंग्लैंड और फ्रांस यूरोप में भी लड़ रहे थे। कब? 1744 में। दिस हैड रिपरकर्शन ऑन देयर रिलेशंस। अब ऑब्वियसली बात है कि यूरोप में अगर फ्रेंच और इंग्लैंड लड़ रहे हैं तो उसके रिपरकर्शन हमें यहाँ इंडिया में भी देखने को मिलेंगे, है ना। ये जो वर्ड रिपरकर्शन है, इसका मीनिंग होता है दुष्प्रभाव, प्रभाव पड़ना, बुरा प्रभाव पड़ना, बैड इम्पैक्ट, है ना। तो इसका बैड इम्पैक्ट इनके रिलेशंस पर पड़ा, कहाँ पर भी? इंडिया पर भी, है ना। तो इसके रिपरकर्शंस कहाँ भी देखने को मिले? इंडिया में भी देखने को मिले। अब यहाँ पर जो ब्रिटिश हैं वो थ्रेटन कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं किसको? फ्रेंच को, कि हम पौंडीचेरी को भी ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, जो थोड़ा सा एरिया तुम्हारे पास हमने छोड़ रखा है ना, हम उसे भी ऑक्यूपाई कर लेंगे। द ब्रिटिश थ्रेटन टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी। ब्रिटिशर्स ने धमकाया, चमकाया बढ़िया से फ्रेंच को कि भाई अब कल जो तुम्हारा पौंडीचेरी भी हमारा। उस टाइम में फ्रेंच को लीड कर रहे थे जोसेफ डुप्लेक्स। कौन? जोसेफ डुप्लेक्स। उन्होंने इसके बदले में मद्रास को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, जहाँ पर ब्रिटिशर्स थ्रेटन कर रहे थे कि हाँ पौंडीचेरी ऑक्यूपाई कर लेंगे। इस चेतावनी को सुनते हुए, इस धमकी को सुनते हुए जोसेफ डुप्लेक्स ने तो क्या किया बेटा? मद्रास को ऑक्यूपाई कर ही लिया। मद्रास फेल अंडर नवाब ऑफ कार्नेटिक, और मद्रास किसके अंदर आता था? नवाब ऑफ कार्नेटिक। कार्नेटिक के जो नवाब थे उनके कंट्रोल में था मद्रास, जिसको अब किसने ऑक्यूपाई कर लिया? जोसेफ डुप्लेक्स। जोसेफ डुप्लेक्स कहाँ के? फ्रांस के हैं। और इन नवाब का नाम क्या था? नवाब ऑफ कार्नेटिक का नाम क्या था? अनवरुद्दीन। ठीक है, तो मद्रास किसके अंदर आता था? मतलब मद्रास पे कंट्रोल किसका था? अनवरुद्दीन का था। ठीक है, क्योंकि अनवरुद्दीन कौन थे उस टाइम? नवाब थे कार्नेटिक के। ब्रिटिशर्स ने बोला अनवरुद्दीन से कि भाई हेल्प करो, तो जो नवाब थे उन्होंने अपनी आर्मी भेजी किसको हेल्प करने के लिए? ब्रिटिश को हेल्प करने के लिए, पर हार गए। ठीक है, डिफीटेड बाय द फ्रेंच। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर एज किसको मिली हुई है? आगे की तरफ कौन है? फ्रेंच है। देखो, ब्रिटिशर्स का था मद्रास, जिसको जोसेफ डुप्लेक्स ने अपने कंट्रोल में कर लिया, जो कि थे फ्रेंच के। उस टाइम का जो मद्रास था वो किसकी टेरिटरी में आता था? अनवरुद्दीन की टेरिटरी में आता था। जो नवाब थे उस टाइम के ब्रिटिशर्स अनवरुद्दीन के पास गए, बोले भैया हमारी मदद करो, हमारी टेरिटरी ले लिए हैं ये लोग, अब हम क्या करें? तो अनवरुद्दीन बोले नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आ रहा हूँ, मेरी आर्मी आपको देता हूँ, डोंट वरी, आप मेरी आर्मी ले जाओ। पर ब्रिटिश आर्मी तो थी ही थी, अनवरुद्दीन की आर्मी, दोनों मिलकर भी फ्रेंच का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। देखो बेटा, होता क्या है, 1748 में जो वॉर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में चल रहा था वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इन 1748 द वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस सीज्ड बैक। सीज बैक का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। इससे क्या हुआ बेटा? उनके बीच में जो हॉस्टिलिटीज़ इंडिया में चल रही थी वो भी एंड हो गई। ऑब्वियसली बात है, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस यूरोप में लड़ रहे थे, तो उन्होंने इंडिया में भी लड़ने का सोचा, पर अब यूरोप में उनका वॉर ख़त्म हो गया, सीज बैक हो गया, तो उन्होंने इंडिया में भी जो उनके बीच में हॉस्टिलिटीज़ थी उन्हें ख़त्म कर दिया।
नाउ द सेकेंड वॉर ऑफ कार्नेटिक। सेकेंड वॉर ऑफ कार्नेटिक कब से चलेगा? 1748 में स्टार्ट होगा और 1754 में ख़त्म होगा, मतलब ये चलेगा 6 years। ठीक है। अब जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर था वो किसको लेकर हुआ? इशू ऑफ सक्सेशन। इशू ऑफ सक्सेशन क्या होता है बेटा? सक्सेशन का मतलब होता है आने वाले टाइम में मेरी प्रॉपर्टी किसकी होगी, मेरे बच्चे की होगी या किसी और का नाम लिखा होगा। तो सक्सेशन मतलब आने वाले टाइम में हम हमारी प्रॉपर्टी को, हमारे किंगडम को किसको ट्रांसफ़र करेंगे, है ना। तो जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर था उसका जो इशू था वो था सक्सेशन टू द थ्रोन ऑफ हैदराबाद, कि भैया हैदराबाद के थ्रोन पे कौन बैठेगा, हैदराबाद की पोजीशन किसके कंट्रोल में होगी, कार्नेटिक किसके हाथों में जाएगा। ठीक है। तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर एक्चुअल में डायरेक्टली ना ही तो ब्रिटेन से जुड़ा हुआ था ना ही तो फ्रेंच से जुड़ा हुआ था, पर इनके एक बड़े पर्पस से जुड़ा हुआ था। वो बड़ा पर्पस था कि ट्रेड मोनोपोली, इकोनॉमिक डोमिनेंस कौन इंडिया पे एस्टेब्लिश करता है। तो जब सेकेंड कार्नेटिक वॉर होता है तो उसके पीछे का कारण ये होता है कि भाई अब कौन सक्सीड करेगा हैदराबाद के थ्रोन को, कार्नेटिक के थ्रोन को, है ना। और यही रीज़न बना सेकेंड कार्नेटिक वॉर का। दोनों ही, मतलब फ्रेंच अगर किसी एक को सपोर्ट कर रही है कैंडिडेट को कि भैया आप थ्रोन ले लो हैदराबाद का, तो इंग्लिश उसको डिनाई कर दे रहे हैं। अगर कार्नेटिक के लिए इंग्लिश किसी बंदे को पसंद कर रहे हैं तो फ्रेंच डिनाई कर दे रही है। ठीक है। बोथ सपोर्टेड राइवल कैंडिडेट्स। अगर कार्नेटिक के थ्रोन पे हमको किसी व्यक्ति को बिठाना है, ठीक है, कार्नेटिक के थ्रोन पे किसी व्यक्ति को बिठाना है, तो अगर ब्रिटेन एक्स को सपोर्ट कर रहा है तो फ्रेंच वाई को करने लगते हैं, और इस तरीके से ये राइवल कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे। इन हैदराबाद में तो जो ब्रिटिश थे वो नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे, और जो फ्रेंच थे मुजफ्फर जंग को पसंद कर रहे थे कि भैया ये इसके हाथ में थ्रोन होना चाहिए। जब हैदराबाद की सक्सेशन की बात आई तो ब्रिटिश और फ्रेंच अलग अलग व्यक्तियों को सपोर्ट कर रहे थे जो कि आपस में राइवल थे। जो ब्रिटिश थे वो नासिर जंग को सपोर्ट करते थे और फ्रेंच किसको सपोर्ट कर रहे थे? मुजफ्फर जंग को। इन कार्नेटिक में जो ब्रिटिश थे वो सपोर्ट कर रहे थे मोहम्मद अली को, और जो फ्रेंच थे वो सपोर्ट कर रहे थे चंदा साहिब को। अगेन बड़ी समस्या, एक को सपोर्ट करते तो कोई परेशानी नहीं होती। हैदराबाद में नाम क्या कहते बेटा? नासिर जंग, जिसको ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे, फ्रेंच कर रहे थे मुजफ्फर जंग को। कार्नेटिक में ये चेंज हो गया, कार्नेटिक में जो ब्रिटिशर्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे मोहम्मद अली को और फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे चंदा साहिब को। ये जो इनके अलग अलग राइवल पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करना था, इससे डिसएग्रीमेंट हुआ और सेकेंड कार्नेटिक वॉर हो गया। वॉर के बाद एक पीस ट्रीटी साइन हुई जिसने फ्रेंच को उनका डुप्लेक्स वापस कर दिया। ठीक है। अ पीस ट्रीटी वॉज साइंड, एक पीस ट्रीटी साइन हुई और डुप्लेक्स जो थे वापस से फ्रेंच चले गए। ठीक है। इस सेकेंड कार्नेटिक वॉर के बाद एक पीस ट्रीटी साइन हुई। पीस ट्रीटी को साइन करने के बाद जो डुप्लेक्स थे वो फ्रेंच को वापस मिल गए। इंडिया छोड़कर डुप्लेक्स कहाँ चले गए? फ्रांस चले गए। अब हम पढ़ेंगे थर्ड कार्नेटिक वॉर। तो थर्ड कार्नेटिक वॉर का जो टाइम पीरियड था वो 1756 से 1763 तक था। जो ब्रिटिश और फ्रेंच थे वो एक वॉर में आए। कहाँ पर? यूरोप में। कब? 1756। ये बड़े ही पागल थे, यूरोप में लड़ते थे तो ये इंडिया में फालतू ही लड़ने लग जाते थे। तो फिर से एक वॉर हो रहा है, किस किस के बीच में? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। कहाँ पर? यूरोप में, 1756 में। ब्रिटिश डिफीट करते हैं फ्रेंच को इस वॉर में। जो 1756 में वॉर यूरोप में चल रहा था, उस यूरोप में विन करते हैं ब्रिटिशर्स और लॉस कर जाते हैं, हार जाते हैं फ्रेंच। वहाँ पर एक पीस ट्रीटी साइन होती है 1763 में, जिससे होता क्या है, जो फ्रेंच फैक्ट्रीज थी वो वापस से किसको मिल जाती है? फ्रेंच को मिल जाती है। ऑल्दो यहाँ पर हार फ्रेंच की हो रही है, द ब्रिटिश डिफीटेड द फ्रेंच इन द वॉर, इस वॉर में हार फ्रेंच की होती है। पर बाद में जो पीस ट्रीटी साइन होती है, उस पीस ट्रीटी जो कब साइन होती है 1763 में, फ्रेंच फैक्ट्रीज वापस किसको मिल जाती हैं? फ्रेंच को मिल जाती हैं। हाउएवर द फ्रेंच वर डिनाइड परमिशन टू फोर्टिफाई देयर फैक्ट्रीज। देखो ध्यान से सुनना, फ्रेंच लोगों को उनकी फैक्ट्रीज तो वापस मिल जाती है, पर उनसे कहा गया इन फैक्ट्रीज के आसपास आप किलाबंदी नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी दीवारें नहीं उठाएंगे, फोर्टिफिकेशंस नहीं करेंगे। ठीक है। आप अपनी फैक्ट्री को फोर्टिफाई नहीं कर सकते,
फैक्ट्री रख लो, आप उसमें काम करो, आप पर फोर्टिफिकेशंस नहीं होने चाहिए। जो फ्रेंच फैक्ट्रीज थी वो सिर्फ ट्रेड सेंटर्स की तरह काम करने लगी, और ग्रेजुअली क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे क्या हुआ, जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस था वो डिक्लाइन होता गया। एक बार, दो बार, तीन बार, कब तक अपनी इज्जत बड़ा बचा पाते फ्रेंच लोग, अब फोर्टिफिकेशन भी नहीं कर पा रहे हैं, पपेट बन के रह गए अंग्रेजों के। तो यहाँ पर हमने देखा कि फ्रेंच इन्फ्लुएंस धीरे धीरे करके बिल्कुल इंडिया से ख़त्म हो गया, और जहाँ पर फ्रेंच इन्फ्लुएंस ख़त्म होगा वहाँ पर एक ही फॉरेन पावर बचेगी इंडिया में, जो होगी ब्रिटेन, और धीरे से ब्रिटिश अपनी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लेंगे। बेटा देखो, इंडिया में तो अब कोई रूलर ऐसा नहीं बना था जो सीधे जाके अब ब्रिटेन से लड़ रहा था, है ना। अब था फ्रेंच, फ्रेंच को भी भगा दिया, मतलब भगा नहीं दिया, इतना कमज़ोर कर दिया कि वो कुछ बोल ना पाए। Student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.